Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So from today we are starting our new lecture series of NABARD Grade 8. In these video lectures, we will provide you all the topics of economic and social issues and agriculture and rural development. We will also provide you the PDF of these lectures. Just to access the PDFs, you can join our Telegram channel, that is EduMask1008. For any query, you can mail us through our mail ID, that is edumask1008@gmail.com. So without wasting our time, let's move to our topic. So our first topic is इंडियन इकोनॉमी. तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में. आप सब में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है. मिक्स इकोनॉमी किसकी? एक मिक्सचर है कमांड और मार्केट इकोनॉमी का. तो कमांड और मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? कमांड इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं या फाइनेंसेस जो डिसाइड करती है वो कौन डिसाइड करता है? सोनली गवर्नमेंट डिसाइड करती है. जबकि जो मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जो वेल्दी लोग होते हैं वही इन चीज़ों पे डिसाइड करते हैं. जो प्राइवेट सेक्टर होता है वही सोलली डिसाइड करता है कि कैसे जो फाइनेंसेस हैं या रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज किए जाएंगे. जबकि इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं. दोनों अपने अपने फील्ड में या फिर दोनों हैंड इन हैंड काम करते हैं. ऐसा क्यों है कि इंडिया ने जो है वो मिक्स इकोनॉमी को ही क्यों चूज़ किया, जबकि वो कमांड या मार्केट इकोनॉमी को चूज़ कर सकते थे? इसके पीछे जो रीज़न है हमारा वो है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी अपना मोनोपोली एस्टेब्लिश ना कर लें, कि वो प्राइस को बहुत ज़्यादा रेज ना कर दें या फिर जो डिमांड और सप्लाई है वो उनके हिसाब से ही ना हो, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम इंटरवीन कर सके अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो मोनोपोली एग्जिस्ट करे तो या क्रिएट करे तो. जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसीलिए गवर्नमेंट के साथ है कि कहीं गवर्नमेंट की जो डिक्टेटरशिप है वो मतलब वो चीज़ फॉलो अप ना हो जाए. इसलिए जो इंडिया है वो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करता है, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी एक तरह से सेफ रहती है, प्रोटेक्ट रहती है. जिसमें कि जैसे जो हमारी कैपिटल है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम सोनली या प्राइवेटली भी यूज़ कर सकते हैं. और टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है वो भी इंटरवीन करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनका जो है वो सही से मतलब सही से चीज़ें हो पाएँ, जो रिसोर्सेज हैं वो बैलेंस आउट हो पाएँ सबके बीच में. इसलिए जो गवर्नमेंट है वो भी इंटरवीन करती रहती है, क्योंकि एक मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ऑप्टिमली यूटिलाइज हो सकते हैं. जो शॉर्टेजेस हैं हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस को हम अवॉइड कर सकते हैं. इसलिए हमने मिक्स इकोनॉमी को चूज़ किया, इंडिया ने एक मिक्स इकोनॉमी को चूज़ किया. नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो इंडियन इकोनॉमी के करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है हमारा लो पर कैपिटल इनकम. तो किसी भी कंट्री की जो रियल इनकम है वो कैसे डिफाइन की जाती है कि उस कंट्री की परचेजिंग पावर क्या है एक गिवन फाइनेंशियल ईयर के अंदर. जबकि जो पर कैपिटल रियल इनकम होती है जो वो से हम क्या किस चीज़ से डिफाइन करते हैं कि एवरेज परचेजिंग पावर ऑफ अ कंट्री, की हर इंडिविजुअल की जो परचेजिंग पावर है उसको देखा जाता है और उसको कहा जाता है पर कैपिटल रियल इनकम. जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो ज़्यादातर लो पर कैपिटल इनकम के साथ काम करती हैं, मतलब उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है लो पर कैपिटल इनकम, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिससे कि वो जो कैपिटल इनकम है या जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हो पाते सबके बीच में. इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर जो कैपिटल इनकम है पर कैपिटल इनकम है वो लो पाई जाती है. अभी जो लेटेस्ट जो डेटा है पब्लिश हुआ है 31 मई 2023 को, उसमें कुछ फैक्ट्स शेयर करे हैं जिसमें कि हमारा जो इंडिया का है पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 35.12% से इंक्रीज हुआ है पिछले जो ईयर है हमारे फाइनेंशियल ईयर है और उससे और अब तक. ओके. सेकंड हमारा आता है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है तो उसे बहुत सारे रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए होगा, एजुकेशन चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए. तो इस सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज लगेंगे. तो इसलिए जो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है जो कि बहुत हाई है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है. थर्ड आता है हमारा हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि एक इंडिविजुअल जो है वो लैक ऑफ फंड्स, मतलब उसके पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी जो बेसिक जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं या जो लाइफस्टाइल है, बेसिक लाइफस्टाइल जो है उसको भी फॉलो अप नहीं कर पाता, इतने भी फंड्स नहीं होते, उतना भी पैसा नहीं होता उसके पास, तो उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंडिया में एट प्रेजेंट जो है वो 7.95% है। नेक्स्ट हमारा आता है डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडियन इकोनॉमी को एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो मेजर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है, मतलब एग्रीकल्चर उनका जो एक बेसिक आप लगा लीजिए लाइवलीहुड है, उनकी बेसिक लाइवलीहुड है, मतलब 58% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो जितना भी हमारा मतलब जितना टोटल इनकम जो होता है कंट्री का, उसमें से हमारे जो है वो 58% लोग जो हमें इनकम दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, एग्रीकल्चर से दे रहे हैं। अब कुछ फैक्ट शेयर किए गए हैं इसमें। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कहाँ तक, $24 बिलियन बाय 2025 तक। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन द टोटल GVA was 18.8% इन 2021 एंड 22 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर और जो उसके साथ जो अलाइंड सेक्टर्स हैं जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है या फिर हॉर्टिकल्चर है, जितने भी सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर के साथ आते हैं हमारे, उसके उससे जो हमारा जो GVA मिला था वो कितना था, हमारा 18.8% था कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 2021 से 22। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारा इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एक ये भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो बहुत ही अनइवन है। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, जिसके अंदर इंडिया जो है वो मतलब टॉप मोस्ट कंट्रीज़ के अंदर आता है जहाँ पे कि जो वेल्थ है वो बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिसमें इसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ फैक्ट्स भी बताए गए हैं कि जो टॉप 10% हैं वो इंडिया के अंदर 57% टोटल नेशनल इनकम को होल्ड करते हैं, और जबकि टॉप 1% ही 22% ऑफ टोटल नेशनल इनकम को होल्ड करते हैं, जबकि बाकी के जो 50% हैं जो वो बॉटम 50% है उनके पास कितना है, बस 13% तक है। ओके, तो ये जो है वो इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो इंडिया है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की यूज़ की जाती है। जैसे कि आप लगा लीजिए कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारे क्या है, एकदम से पुराने टाइप के हैं, ऑब्सोलीट हैं, और अगर है भी हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो वो इतनी फिजिबल नहीं है कि उसे हर कोई यूज़ कर पाए, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो ये एक और करेक्टरिस्टिक्स है हमारा इंडियन इकोनॉमी का। नेक्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडिया जो है उसको रिसोर्सेज के मामले में एक रिच कंट्री कहा जाता है, पर हम उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे, और उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि हमारे पास अच्छी टेक्निक्स नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, हमारे पास कैपिटल नहीं है उन चीज़ों को अच्छे से यूज़ करने के लिए। ठीक है, और हमारा जो मार्केट है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास जो मार्केट है वो इतना वास्ट नहीं है, उतना बड़ा नहीं है कि उनको हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, अच्छे से चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। तो एक ये भी रीज़न है हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, एक डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसके अंदर ये भी एक मतलब एक मेजर इशू आता है कि जो रिसोर्सेज होते हुए भी हम उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि अभी तक बहुत सारी ऐसी जगहें हैं या बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पाती है ना ट्रांसपोर्टेशन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है हमारे यहाँ अभी। तो ये भी एक मतलब मेजर एक ड्रॉबैक बनता है या फिर एक हर्डल बनता है जिसमें हमारी इंडियन इकोनॉमी के बूस्ट हो। नेक्स्ट अब हमारा आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, हमारी प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी इकोनॉमी और टर्शरी इकोनॉमी। प्राइमरी इकोनॉमी या फिर प्राइमरी जो सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का वो क्या है कि जिसमें जो लोग हैं इंडिया के वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, उन पे ही डिपेंड है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। जितनी भी सर्विसेज जो हैं वो जैसे एग्रीकल्चर लगा लीजिए आप, या फिर फिशिंग, फार्मिंग, तो ये सारी चीज़ें वो सोनली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है करने के लिए। तो इस सेक्टर को क्या कहा जाता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? हमारा जो प्राइमरी सेक्टर से हमारा जो भी एक तरह से हमें प्रोडक्शन मिलता है उसको आगे फर्दर हम जो यूज़ करते हैं कि उसे कंजम्पशन लायक बनाया जा सके। जैसे कि अगर एक जो हमारा फार्मर है वो खेती कर रहा है, ठीक है, वहाँ से वो गेहूँ उगा रहा है, चावल उगा रहा है, या मतलब और भी चीज़ें और फसलें उगा रहा है, उसको फिर आगे खाने के एबल बनाने के लिए या मतलब हम उसको यूज़ कर पाएँ, उसको उतना बनाने के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारी कॉटन मिल हो गई, राइस मिल हो गई, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो उसको कंजम्पशन के लिए ठीक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हमारा काम करता है। हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो उनको रिसोर्सेज या चीज़ें देता है, प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उन्हें आगे भेज देंगे उसके पास। तो वो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हमारा उनको कंजम्पशन के एबल बनाता है कि हम उनको यूज़ कर पाएँ। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के मामले में जो है वो हमारा बेस्ट सेक्टर है, कि जो हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उस मामले में हमारा क्या है, सेकेंडरी जो सेक्टर है वो बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी जो सेक्टर है वो हमारी इंडियन जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। टर्शरी सेक्टर के अंदर हमारा क्या आते हैं, जो बेसिक नीड्स के अलावा, जैसे हम जो खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी बेसिक नीड्स है उसके अलावा जो हम सर्विसेज को फॉलो अप करते हैं या यूज़ करते हैं, उनके लिए जो है वो हमारा टर्शरी सेक्टर होता है। जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, अच्छा मतलब रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमारा कौन सा सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, टर्शरी सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो जो ये टर्शरी सेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है 23% ऑफ द वर्क फोर्स, मतलब कि ये हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है टर्शरी सेक्टर। तो इसीलिए ये हमारी जो इंडियन जीडीपी है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं जो बेसिक एमिनिटीज़ से हटके। इफ़ेक्ट ये है कि प्राइमरी सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है जीडीपी के अंदर वो कम किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ रेट है प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो चीज़ें थी, जैसे एग्रीकल्चर या फिशिंग या फार्मिंग, जो भी चीज़ें होती थी, आजकल उससे हटके लोग सेकेंडरी या फिर टर्शरी सेक्टर के अंदर ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे लोग खेती बाड़ी छोड़ के जॉब कर रहे हैं, तो इसीलिए जो हमारा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रहा है जीडीपी के अंदर देन दैट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट अब हमारा आता है स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स के अंदर सबसे पहले है हमारा हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर न्यूट्रिशन। पॉवर्टी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जब कोई फैमिली या कोई भी इंडिविजुअल एक अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा ना कर पाए, जैसे कि ना उसके पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, पहनने के लिए कपड़े ना हो अच्छे से, तो उस पर्सन या उस फैमिली को हम पॉवर्टी के अंडर का काउंट करते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उनमें सबसे पहले हमारा आता है कि जो पॉवर्टी या फिर अंडर न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन भी नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसको बेसिक नीड्स ही उसकी पूरी नहीं हो पा रही। तो सबसे पहला जो हमारा आता है फीचर वो होता है हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर न्यूट्रिशन। सेकेंड स्ट्रक्चरल फीचर क्या है हमारा, हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि जो पॉपुलेशन रेट है जो वो हमारा बहुत हाई है, तो उसकी वजह से भी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती, रिसोर्सेज अच्छे से नहीं यूज़ हो पाते, यूटिलाइज हो पाते, रिसोर्सेज की कमी पड़ती है, क्योंकि हम ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, ना अच्छी एजुकेशन, क्योंकि इतना पॉपुलेशन में उस चीज़ को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। नेक्स्ट हमारा है प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको पता ही है जैसे कि 58% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो सोली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, और मतलब जो इनकम का सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। तो ये भी एक रीज़न है मतलब ये भी एक फीचर है, स्ट्रक्चरल फीचर है, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अफेक्ट होती है। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पे कम है देन दैट, मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा एक्टिव है अभी भी। 58% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है देन दैट ऑफ टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बट रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। मतलब अर्बनाइजेशन जो है वो लो है, जो रिसोर्सेज हैं वो विलेजेस तक नहीं पहुंच पाते, और अर्बनाइजेशन अर्बन मतलब जो सिटीज़ हैं उनमें अच्छे रिसोर्सेज हैं लेकिन वो
जो अर्बनाइजेशन है या सिटीज़ जो है वो कम है देन दैट ऑफ विलेजेस। दूसरा क्या है कि जो माइग्रेशन जो हो रहा है रूरल से अर्बन के अंदर, जिसमें कि लोग क्या है अपना जो प्लेस है जैसे विलेज में वो रहते हैं वहाँ से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए या जॉब के लिए वो क्या है वो सिटीज़ में माइग्रेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर वो हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो एंटरप्राइजेज या जो इंडस्ट्रीज जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन सेक्टर्स के बारे में बात हो रही है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल अगर काम करता है तो उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, उसे कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, उसको प्रॉपर फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, मतलब सैलरी नहीं दी जाती प्रॉपर। तो ऐसे जो अनऑथराइज्ड या फिर जो रजिस्टर्ड नहीं है ऐसे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो ये इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं ये मतलब 80% ऑफ द इंडियन लेबर फोर्स को एक्यूमुलेट करे हुए हैं, मतलब उनकी मतलब 80% जो इंडियन जो इंडिविजुअल्स हैं या लोग हैं वो काम करते हैं और 50% देते हैं जीडीपी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन को हम एज अ रिसोर्स भी काउंट कर सकते हैं। अगर एक ह्यूमन जो है वो स्किल्ड है, एक्सपर्टीज़ है किसी भी चीज़ में, एजुकेटेड है, तो उसको एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाएगा। एक कंट्री के लिए वो एक रिसोर्स, एक असेट बन जाता है एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल, अगर वो एक कंट्री के ग्रोथ में, इकोनॉमिकल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हमारे यहाँ पे इंडियन इंडियन जो सोसाइटी है या इंडिया के अंदर हमारा क्या है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत ही लो लेवल पे है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो उसकी वजह से जो है जो हमारी इकोनॉमी है वो लैग कर रही है, वो पिछड़ रही है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि हमारी जो रैंक है वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो 2020 है उसके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा है, 116 पे हम आए हैं। तो ये जो है ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि जिसकी वजह से हम हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो कम है। नेक्स्ट है हमारा लो पर कैपिटल इनकम, जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो परचेजिंग पावर है एक इंडिविजुअल की, उसको वो जो है वो इंडियंस की जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की है वो यूजुअली कम होती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ पे असर पड़ता है। स्ट्रक्चरल फीचर्स के बाद हमारे आते हैं इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा इंडस्ट्रियल टारगेटिंग एंड लाइसेंसिंग। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद जो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया गया था। प्रैक्टिस जो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा रैपिड रेट से करी गई थी, जिसमें कि जो हमारे जो टारगेट था वो क्या था, प्रोडक्शन या फिर कैपेसिटी को बढ़ाना था। और इंडस्ट्रियल जो उसके बाद हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को भी प्रमोट किया गया। और इसको प्रमोट करने का जो रीज़न था, जो ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम को, वो ये था कि जो इकोनॉमिक पावर है उसको कंसंट्रेट किया जाए और जो इकोनॉमी है उसको रेज किया जाए, ग्रोथ करवाया जाए। सेकेंड हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल फीचर वो है पब्लिक सेक्टर। तो ये एक बहुत मेजर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हो जाता है एक इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और ये अपना एक बहुत ज़्यादा एक मेजर शेयर जो है वो डालता है। किस वजह से कि जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा रैपिड रेट से बढ़ रहा है या फिर इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर वो अपना शेयर डाल रहा है। तो जिसकी वजह से जो है हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, बूस्ट कर रही है। जैसे कि जो वो हैवी इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, स्टील्स है, ऑयल रिफाइनरीज है, हैवी इलेक्ट्रिकल और हैवी इंजीनियरिंग जो एरियाज़ हैं, इनके अंदर जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो। इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट कर रही है, अपना शेयर डाल रही है, जिससे कि हमें जो क्योंकि टर्शरी जो सेक्टर है वो ज़्यादा बहुत रैपिड रेट से हमारी जो जीडीपी है उसमें हेल्प कर रहा है। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो जो हमारा जो टर्शरी सेक्टर है उसके अंदर भी अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। थर्ड हमारा इंस्टीट्यूशनल जो फैक्टर है वो है कंट्रोल ऑफ इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। जो इंडियन इकोनॉमी है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रहती है इन केस ऑफ इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट। मतलब जो इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करी जाती है या कोई भी टेक्नोलॉजी जो सेटअप करी जाती है उसमें हमारा जो इंडियन जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा, बहुत पेपर वर्क है या वो जो एग्रीमेंट है, जो कोलैबोरेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मतलब जो अप्रूवल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल से होता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में चीज़ें करी जाती हैं जिससे कि वो हैंडल की जा सके, और जो कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर हम हमारा जो टेक्नोलॉजी है और जो जो इन्वेस्टमेंट है उसको सोच समझ के करेंगे, उसके प्रोज और कॉन्स को देखेंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी को ही हेल्प होगी।
नेक्स्ट है हमारा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फीचर है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1956 में हुआ था, जिसने कि बहुत ही मेजर रोल या फिर एक अच्छा रोल प्ले किया है किसमें? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, पर बहुत ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसका रोल नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्ट्स है उसको उसके बेनिफिट्स को देखते हुए उनको मतलब एक व्हीकल की तरह काम किया है, एक बीच में एक मीडिएटर की तरह काम किया है। कैसे? कुछ जो चीज़ें जो रेयरेस्ट चीज़ें थी जिनको हम एक तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाते थे कुछ कमोडिटीज़ को, उसके लिए एक व्हीकल बना है, उसके लिए एक मीडिएटर बना है बीच में। और दूसरा, जो एक्सपोर्ट करनी थी चीज़ें उनको सब्सिडाइज किया गया है। उन कमोडिटीज़ को सब्सिडाइज करने के लिए हमारा जो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है उसने बहुत ही हेल्प की। तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इसके रोल को। ओके, नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल जो हमारा एक फीचर है वो है ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हमारे ये 3 टाइप के हैं: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, मतलब FTA, PTA और CEPA। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमारा वो एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें कि कुछ ऑब्लिगेशंस लगाई जाती हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारे जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं जो जो प्रोवाइड करी जा रही हैं वो मतलब उसके अंदर जो है वो हमारी ट्रेड को अफेक्ट ना करे। जैसे कि टैरिफ कंसेशन दिया जाता है दूसरी कंट्री को, तो उस तरीके के जो कुछ फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है FTA के अंदर। ठीक है, ये दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ टाइप हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा PTA। इन इस टाइप की जो एग्रीमेंट है हमारे, उसमें कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स जो है उसकी एंट्री को प्रेफरेंस दी जाती है, और जो ये है उस और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं या फिर जो टैरिफ लाइन्स हैं उनको भी रिड्यूस कर दिया जाता है। तो मतलब ये एक तरह से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दिया जाना हर क्राइटेरिया से। CEPA क्या है हमारा कि ये जो ट्रेड्स हैं हमारे, जितना भी मतलब लेन देन हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में, उसमें नेगोशिएशन जो है वो एक नेगोशिएशन डालता है। मतलब नेगोशिएट करने की जो कैपेबिलिटी है उसको डालता है कि सर्विसेज हैं या फिर हमारे गुड्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, उसमें हम नेगोशिएट कर पाएँ, नेगोशिएशन कर पाएँ। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़। जैसे इंडिया ने जो है वो CEPA साइन किया हुआ है UAE, साउथ कोरिया और जापान के साथ। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें हर चीज़ में, इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो रहा है या फिर एक मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हम ऐसे एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम टैरिफ का कंसेशन दे देंगे या फिर कुछ ऐसे उनको कुछ छोटे छोटे पर्क्स दे देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, हम एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसमें कि हम हर चीज़ के लिए, ट्रेड के लिए, सर्विसेज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नेगोशिएशन कर सकते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो 2023 के अंदर हुए हैं हमारे, कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बन गया है किसके? PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर, और फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट एक्सचेंज रेट के अंदर। ठीक है, कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसके अंदर फिफ्थ लार्जेस्ट है, और जो PPP है उसके अंदर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद GDP के बारे में बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड 7% इन रियल टर्म्स। उसके बाद हमारा जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ है हमारा ग्लोबली, वो है हमारा मतलब ग्लोबली जो हुआ है, सॉरी इंडिया का नहीं, ग्लोबली जो हुआ है वो है हमारा 6 to 6.8% इन 2023-24। ये प्रोजेक्ट किया गया है कि ये इतना होगा। उसके बाद है ग्लोबल ग्रोथ इज फोरकास्टेड टू स्लो। जो हमारी ग्लोबल ग्रोथ है, जो IMF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक का आउटलुक है, जो उन्होंने अक्टूबर 2022 के अंदर फोरकास्ट करी थी कि कितनी होगी, हमारी स्लो हो जाएगी टू 2.7% इन 2023। ये है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। प्राइवेट कंजम्पशन रिकवर्ड टू 58.4% इन सेकंड क्वार्टर। जो सेकंड क्वार्टर है उसके अंदर हमने जो प्राइवेट कंजम्पशन है उससे हमने रिकवर किया है 58.4%। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन के बारे में कि इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन रेट पीक्ड एट 7.8% इन अप्रैल 2022, above the Reserve Bank of India upper tolerance limit of 6%। ठीक है, टैक्स कलेक्शन जो है ये मेंशन है यहाँ पे। जो गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल जो हमारा डेफिसिट है उसको कितना नीचे लाने की कोशिश कर रही है, 4.5%। कब तक? जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2026 तक, जो कि अभी जो रिसेंट जो हमारा फिजिकल ईयर था उसके अंदर कितना था? 6.4 GDP का टारगेट था हमारा। तो उसको लो करना है कितना? 4.5 तक। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ एम करी है।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।